अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी अदालत में। आज मेरे मेहमान हैं मोदी सरकार के सबसे एक्टिव मिनिस्टर्स में से एक। जब जब सरकार पर संकट आता है, जब जब पार्टी पर मुसीबत आती है, तो उसकी रक्षा करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए ये सबसे पहले मैदान में आते हैं। प्लीज वेलकम यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। और आपकी अदालत में आज हमारे जज हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव। और इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज राहुल देव की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है। और पीयूष जी, इससे पहले कि एक इल्जामात का सिलसिला शुरू हो, आपसे सवाल पूछें। एक नजर डालेंगे पीयूष गोयल के पॉलिटिकल करियर। भारत सरकार में सीनियर मिनिस्टर पीयूष गोयल मोदी सरकार के संकट मोचक हैं। पीयूष गोयल की जिम्मेदारियों की लिस्ट काफी लंबी है। पीयूष गोयल कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के भी मिनिस्टर हैं। पीयूष गोयल के पास टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी है। पीयूष गोयल राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस भी हैं। पिछले 9 साल में मोदी सरकार में पीयूष गोयल फाइनेंस मिनिस्टर रहे, रेलवे और कोल मिनिस्टर रहे, पावर मिनिस्टर भी रहे। पीयूष गोयल सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कामों में भी लगातार एक्टिव रहते हैं। पीयूष गोयल ने राजनीति में पहला कदम 1984 में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में रखा। अपनी इंटेलिजेंस, मेहनत और लगन के दम पर पीयूष गोयल 2010 में बीजेपी के नेशनल ट्रेजरर जैसे इंपॉर्टेंट पद पर पहुंचे। राजनीति में आने से पहले पीयूष गोयल का एकेडमिक रिकॉर्ड भी काफी ब्रिलियंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट में पीयूष गोयल ऑल इंडिया लेवल पर सेकंड रैंक होल्डर हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी से लॉ में सेकंड रैंक होल्डर हैं। सरकार में आने से पहले पीयूष गोयल जाने माने इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। पीयूष गोयल देश के टॉप कॉर्पोरेट्स के सलाहकार रहे हैं। मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी और ग्रोथ के एक्सपर्ट माने जाते हैं। फाइनेंस और बैंकिंग के एक्सपीरियंस, संगठन में काम के अनुभव और बड़े बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी ने पीयूष गोयल को देश और दुनिया में एक नई पहचान दी है। आपकी अदालत में पीयूष गोयल अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर आरोप है कि ये परिवारवाद की राजनीति के सिंबल हैं। पीयूष जी, बार बार बीजेपी कहती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, वंशवाद के खिलाफ हैं, लेकिन आपकी मदर चुनाव लड़ी, 3 बार एमएलए रही, फादर ट्रेजरर रहे, बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर रहे, अटल जी की सरकार में वो मिनिस्टर रहे। तो ये परिवारवाद नहीं तो और क्या है? रजत जी, परिवारवाद वो होता है जहां पे एक व्यक्ति सीधा थोपा जाता है पद के ऊपर। तो 2008 तक तो मैं साधारण मुंबई का, महाराष्ट्र का कार्यकर्ता, लेकिन पोस्टर लगा के डोर टू डोर कैंपेनिंग करता था। मेरी माँ लई बनाई करती थी घर पे, तो क्योंकि तब तो पैसे भी नहीं थे ग्लू खरीदने के लिए, तो पोस्टर के लिए लई घर पे बनती थी, उससे हम जाके रात को पोस्टर लगाते थे। मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो वॉल राइटिंग सुपरवाइज करते थे। वहां से सिलसिला शुरू किया। मुझे कोई माता पिता या कोई परिवार का व्यक्ति ने हॉइस्ट नहीं किया, फॉइस्ट नहीं किया। मैं तो सुना कि 2008 में आप अपने फादर के पास गए थे और कहा था कि पापा अपनी राज्यसभा की सीट मुझे दिलवा दो।
कुछ ज़्यादा ही रिसर्च करके आए आप। ये मैं कबूल करूंगा इस अदालत में कि दिल में थोड़ी इच्छा तो होती है, जब पापा का टर्म ख़त्म हुआ तो ज़रूर मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करी कि अगर अडवाणी जी से उस समय वो बात कर सकें। तो उन्होंने एक्चुअली मुझे घर पे बुलाया और लगभग 1 घंटा ही गाइडेड मी कि देखो, अगर मेरी सीट पे तुम बैठोगे तो जिंदगी भर तुम्हें ये लगा रहेगा कि क्योंकि मैं राजनीति में था इसलिए तुम्हें ये पद मिली है। अपनी क्षमता पे, अपनी मेहनत पे कभी ना कभी अवसर आएगा, आया तो आया, नहीं आया तो तुम राजनीति में कोई पद के लिए नहीं आए हो, तुम्हें ऑलवेज मौका चाहिए था कुछ करने का, करके दिखाओ। एंड उसके थोड़े दिन बाद ही गॉट कैंसर एंड ही पास्ड अवे। तो मैं बहुत संतुष्ट हूं कि मुझे उस समय नहीं मिला। उस समय मिलता तो शायद आज इतने कॉन्फिडेंस से इस अदालत में आपका सवाल फेस करने के लिए मुझे तकलीफ होती। लेकिन ये सही है कि आपकी मम्मी बताती थी लोगों को, पीयूष तो 4 साल की उम्र से कैंपेन करता था, जनसंघ के झंडे बांटता था। हाँ, मैंने भी सुना है ये बात कि मैं सड़क पे खड़े होकर सबको पूछता था कि भाई आप किसको वोट देने वाले हो। मैं तो अपना वोट भारतीय जनसंघ को दूंगा और दिए के ऊपर अपना वोट देने वाला हूँ। तब इतनी समझ नहीं थी कि वोट के लिए अभी समय है। समझ तो धीरे धीरे आई कि मैंने ये भी सुना कि जब आप बच्चे थे तो जिन नेताओं की गोद में आप खेलते थे उनमें संघ के गुरु गोलवलकर जी थे, उनमें अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो खेलते खेलते कुछ खेल सीख गए होंगे। हाँ, ये जरूर सौभाग्य रहा। उल्टे माननीय अटल जी घर पे रहते थे तो कई डायमेंशंस हमारे नेताओं के बाहर नहीं आते हैं, पता नहीं चलते हैं। वैसे बड़े संकोचित व्यक्ति थे लेकिन ज़्यादा बातचीत घर में किससे करते नहीं थे। मैं एक दिन दोपहर को अपने घर में ही लिविंग रूम में कंचे खेल रहा था, मार्बल्स। मुझे पता नहीं चला वो कब आके बैठ गए और वो अपना पूरे धोती होती में जिस प्रकार से आके प्लॉन्क्ड हिमसेल्फ ऑन द चेयर, सॉ मी फेल। मैं तो 2 फुट आगे भी कंचा नहीं मार पा रहा था। तो उन्होंने मेरे से कंचा लिया एंड कुछ चीज़ें माइंड में रह जाती हैं। उन्होंने वो ये उंगली इस्तेमाल करके उन्होंने अपने अंगूठे से 8 फुट दूर कंचा मारा और मैं समझता हूँ उस दिन से मैं उनका फैन बन गया। छोटी छोटी बातें कई बार बड़ा बड़ा मैसेज भी सिखाती हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता आते थे लेकिन कोई कार्यकर्ता हो या नेता हो, सब एक साथ खाना खाते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ रहते थे। तो वो जो अर्ली लेसन्स इन लाइफ मिले वो मुझे लगता है आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक्शन में देख के कैसे उन संस्कारों को वो समाज में, देश की राजनीति में उतार रहे हैं, वो देख के हम भी इंस्पायर होते हैं और हमें भी बहुत। ये भी सच है कि अटल जी आपको एक बार अपने हवाई जहाज में ले गए थे और 2-3 दिन तक घुमाया था। मैं स्टूडेंट था, स्कूल में पढ़ता था और बहुत अच्छे बाटा के जूते और कपड़े पहन के उस समय हवाई अड्डे गया, टारमैक पे। वो दिल्ली से आए थे और फिर सांगली, कोल्हापुर उस क्षेत्र में 4 दिन का उनका दौरा था। वो विदेश मंत्री थे उस समय और ऐसे ही एयरपोर्ट पे हवाई टारमैक पे उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो। मैंने कहा छुट्टियां चल रही हैं। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। आई वॉज टेकन अबैक। कोई कपड़े नहीं थे, कोई तैयारी नहीं थी, पर हम उनको चाचा जी बोलते थे बचपन में। चाचा जी का प्यार इतना था, वो हवाई जहाज में बिठा के ले गए। 4 दिन का दौरा था पर उसमें एक फेंट रिकलेक्शन है अभी भी कि वो मेरे साथ गए। कोल्हापुर पहला स्टॉप था, वहाँ दुकान में गए, मुझे कोल्हापुरी चप्पल दिलाई, कुर्ते पजामे दिलाए और फिर 4 दिन तक उनके साथ रहा। उसमें एक प्रसंग जरूर आपको बताना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लता मंगेशकर जी का, दीदी का एक सत्कार का कार्यक्रम था सांगली में।
उस समय जो अटल जी ने लगभग 1 घंटे का भाषण दिया, वो पूरा 1 घंटे का भाषण पूरी तरीके से बिना राजनीति के भारत की संस्कृति पे, भारत की कला पे, भारत के म्यूजिक के ऊपर और भारत की विरासत के ऊपर 1 घंटे का भाषण उन्होंने पूरा जो दिया, मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। और अब आज जब 100वें मन की बात का मैं एपिसोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देख रहा था, तब मुझे वो बात याद आई कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी 100 महीने तक हर महीने जनता के साथ संवाद करते हैं। वास्तव में जनता के मन की बात वो उजागर करते हैं, जनता के बीच रखते हैं। और कभी भी 100 एपिसोड में एक बार भी मोदी जी ने राजनीति से कोई प्रेरित विषय इस मन की बात के कार्यक्रम में नहीं लिया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं। ये अच्छा है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया, आप नंबर 2 रैंक रही, अभी हमने सुना आपने लॉ किया, तो आपको नहीं लगा कि इतने पढ़े लिखे आदमी का राजनीति में क्या काम? ऑन द कॉन्ट्ररी, आप अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ओवरऑल कैबिनेट देखें, उनके खुद का काम करने का ढंग देखें, ये वास्तव में हमारी एक प्रकार से पहचान है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, माननीय अमित शाह जी हो, राजनाथ जी हो, सभी एक प्रकार से देश की सेवा में नई टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करना, डिजिटल दुनिया का लाभ कैसे हमारे अलग अलग कार्यक्रमों में हम ला सकते हैं, विश्व स्तरीय अति आधुनिक चीज़ें भारत में भी जल्द से जल्द आए। अगर आप सोचिए BS6 गाड़ियों का स्टैंडर्ड जो पर्यावरण के लिए अच्छा है, यूरोप और अमेरिका ने हाल में ही लॉन्च किया, साथ ही साथ भारत ने किया। पहले एक ज़माना था कि विदेश में लॉन्च होने के 20 साल बाद भारत अपनाता था। 5G टेक्नोलॉजी भारत ने शायद कई विकसित देशों के पहले शुरू कर दी और आज तेजी से पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं उस पर नियंत्रण रख रहे हैं कैसे लॉन्च हो। जिस प्रकार से उनका काम करने का ढंग है, नए नए उपयोग, नए नए तरीके काम करने के, जो वो मैनेजमेंट गुरु की तरह खुद काम कर। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं 4थी पास हैं। वो उनकी डिग्री मांगते रहते हैं। उनकी डिग्री वैसे वेबसाइट पे है, पर मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का काम बोलता है। आखिर आप सोचिए कि ऐसी क्या बात है कि अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी स्वयं इस बात को कहती है कि भाई मैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिली तो हमारी पूरी बातचीत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, जो मशीन लर्निंग, मशीन मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, इसके इर्द गिर्द रही। आखिर इतना व्यापक सोच, आधुनिक सोच जिस व्यक्ति के पास है, मैं समझता हूँ वो हम सबकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी और इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की डिग्री से बहुत आगे चली गई है प्रधानमंत्री। जनता में से सवाल जो लोग पूछना चाहते हैं। जी सर, हम हमेशा देखते हैं कि आप पूजा पाठ किया करते हैं। सो मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप बजरंग बली के भक्त हैं? बिल्कुल भक्त हूँ। हर मंगलवार आप मुझे हनुमान मंदिर में देखेंगे जो कैनॉट प्लेस पे है। हर शनिवार मुझे न्याय मार्ग पे हनुमान मंदिर है। इन दोनों मंदिर में आप मुझे हर मंगलवार और हर शनिवार देखेंगे। और विश्व में मैं किधर भी जाऊं तो अवश्य कोशिश करता हूं कि अगर हमारा मंदिर हो तो मंदिर में जाऊं। लंदन का स्वामी नारायण मंदिर में गया हूं, सिडनी का गया हूं। एक बार तो वॉशिंगटन में मंदिर ढूंढते ढूंढते मुझे 1 घंटा लग गया रात को, कि थोड़ा दूर था मंदिर, मिल नहीं रहा था, पर हम 1 घंटा ड्राइव करके गए। मुझे बहुत संतुष्टि होती है, भगवान का आशीर्वाद मिलते रहे। और बजरंग बली से जो संकट मोचन है, देश को संकट मुक्त कर सके, तो हम अपने जनता की सेवा के कार्य को और अच्छी तरीके से निभा पाएंगे। तुलसी, आजकल देख रहे हैं कि कर्नाटक के चुनाव में बजरंग बली की एंट्री हुई है और कांग्रेस काफी परेशान है इससे।
देखिए, बजरंग बली तो ओमनी प्रेजेंट है, सभी जगह है, पर कर्नाटक उनकी जन्मभूमि है। बजरंग बली के लिए आस्था है लोगों में, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी, पहले उन्होंने भगवान राम को ताले में बंद रखने की कोशिश की। राम सेतु का विषय आया तो कहा राम सेतु था ही नहीं। राम जन्मभूमि का विषय आया तो हर संभव प्रयास किया कि राम जन्मभूमि में एक भव्य मंदिर भगवान राम की आराधना में ना बन सके। उस दिन जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, तब बजरंग दल, और बजरंग दल क्या है, भगवान हनुमान के में आस्था रखने वाले एक समाज सेवी राष्ट्रभक्त सेवा संस्था है। अब कांग्रेस अगर इस प्रकार से हिंदू भावनाओं को बार बार आहत पहुंचाने की कोशिश करेगी, समाज में तुष्टीकरण लाएगी, समाज को बांटने की, बंटवारे की कोशिश करेगी, समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश करेगी, तो भारत की जनता बड़ी समझदार है। बजरंग बली की भावना को सामने रखते हुए मेरा पूरा विश्वास है देश पे कोई संकट और कर्नाटक पे कोई संकट कर्नाटक की जनता आने नहीं देगी। ये सही है कि कांग्रेस ने बजरंग दल को पीएफआई से इक्वेट करके गलती कर दी, और लेकिन मोदी जी ने उसको पकड़ लिया और अब पूरे कर्नाटक में हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। देखिए, कांग्रेस ने, मैं नहीं मानता हूं गलती की, उनकी सोच इस प्रकार की है। कांग्रेस की सोच आप वर्षों वर्षों से देख लीजिए। जब कोई चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन को ब्लेम कर देते हैं, जब कोई मुकदमा हारते हैं तो न्यायालय और कोर्टों के ऊपर प्रश्न उठाने लग जाते हैं, जब अपने कारनामों के कारण उनकी पार्लियामेंट में सदस्यता जाती है तो देश की पार्लियामेंट कोई उल्टे सीधे आरोप और बयान देने लग जाते हैं। तो कांग्रेस का मानना है आई मी माई सेल्फ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है मैं नहीं हम। दोनों के सोच में बस ये अंतर है। एक और सवाल। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप राजनीति में हैं, आप मिनिस्ट्री में हैं, अगर आप राजनीति में ना होते तो आप क्या बनते? अगर मैं इतिहास में जाऊं तो 1988 में जब मेरी सीए और लॉ दोनों खत्म हुए, 87 में मैंने दोनों किए, तो 88 में मैंने भी एक विदेशी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में वॉटन में अप्लाई करके मुझे पीएचडी के लिए एडमिशन मिली थी, पीएचडी इन स्ट्रैटेजी। अब उस समय कुछ मेरे काम में अड़चने आई थी, फैक्ट्री लगाई थी, नई नई फैक्ट्री लगी थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से शुरुआत की थी। मुझे अभी भी याद है, मैंने पढ़ाई करते करते साथ साथ में एक छोटी फैक्ट्री लगाई थी। 19,80,000 रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट था पूरा। वो भी मेरे पिताजी का जो पेंशन के पैसे आए और लीव एनकैशमेंट मिली, उससे मेरा कैपिटल बना और फैक्ट्री चलाई थी। उसमें कुछ समस्याएं आई तो मैं जा नहीं पाया। तो शायद अगर जाता, पढ़ता वहां पे, तो हो सकता है प्रोफेसर बन जाता, या फिर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर रहते तो और करोड़ों रुपए कमा लेते। देखिए, ये बात सच है कि मैंने अच्छी कमाई की एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, सफलता मुझे प्राप्त हुई, लेकिन वो मेरे लिए सबसे बड़ी आज ताकत है, क्योंकि मेरा परिवार का खर्चा, मेरे को घर संभालना, मेरे बच्चों की पढ़ाई, उसके लिए मुझे आज चिंता नहीं है। मेरे पास वो कैपिटल है और पब्लिक डोमेन में है। 2010 से जब से मैं सांसद बना हूँ, वर्षों वर्षों तक दिन भर अपना काम किया, अपना व्यवसाय किया। साथ ही साथ जब जब राजनीतिक आवश्यकताएं थी, चुनाव आए, मीटिंगें होती थी, तो काम करता था साथ साथ में। लेकिन जब मौका मिला, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जनता की सेवा करने का मौका दिया, तब से स्वाभाविक रूप से आमदनी बंद है, पर पर्याप्त कैपिटल होने के कारण एक अच्छा जीवन भी बिता सकता हूँ, परिवार को भी संभाल सकता हूँ, उनका पालन पोषण, उनकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर पाया, और आज समाज सेवा के लिए पूरी तरीके से उपलब्ध हूँ। लेकिन आप मुंबई में रहते थे, दिखने में भी हैंडसम हैं, फिल्मों का इतना शौक है, कभी ये नहीं लगा कि हीरो बन जाए जाके?
फिल्मों का शौक तो बहुत है और खुशी की बात यह है कि मैं 3 इडियट्स की तरह नहीं हूँ कि गलत प्रोफेशन में चले जाऊँ। मुझे ABC एक्टिंग की नहीं आती है, मेरी डायलॉग डिलीवरी बहुत ख़राब है, गले की मेरी परेशानी है, तो मैं कभी भी गलती से भी फिल्मों में जाने की ना मैंने आशा रखी, ना सपना देखा, ना कोशिश करूँगा। मैं जिस काम में हूँ मुझे उसमें बहुत संतुष्टि मिलती है और मेरे लिए तो अब यही जीवन मरण है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक दृढ़ संकल्प है अगले 25 वर्ष भारत के अमृत काल में भारत को एक विकसित देश बनाना, एक समृद्ध देश बनाना, हर व्यक्ति तक पहुंचाना। पीयूष जी, यहाँ एक ब्रेक हम ले लेते हैं, एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में पीयूष गोयल पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और दौर। उनके लिए भोजन या जीना खाना खाने के लिए नहीं है। हम में से कई लोग पूरे समय, और उसमें कुछ मात्रा में मैं अपने आप को भी दोषी ठहराता हूं, कि मुंबई जाता हूं तो पाव भाजी नहीं खाऊं तो मजा ही नहीं आता। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं पीयूष गोयल पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर आरोप है कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। पीयूष जी, जब आप बिल्कुल छोटे थे तो पेरेंट्स ने आपका नाम रखा था हैप्पी, लेकिन आजकल लोग कहते हैं हैप्पी जी कभी हैप्पी नहीं होते, बहुत डांटते हैं अपने अफसरों को। मैं ऐसा लग रहा हूं? रजत जी, देश की जनता की आशाएं और अपेक्षाएं बहुत हैं, हम सब से हैं, अधिकारियों से हैं, मेरे से हैं, सब कलीग से हैं, और वर्षों वर्षों तक ये देश वंचित रहा, पीड़ित रहा। कई सामान्य रोजमर्रा की चीजों के लिए भी लोग परेशान थे। एक छोटी चीज कि देश में हर एक के घर में बिजली नहीं है, अगर वो भी हम नहीं पूरी कर दे पाए और करोड़ों बच्चे वंचित रहे बिजली के बगैर, और उसमें जब आप अधिकारियों से डील कर रहे हो, आप अधिकारियों से डिमांड कर रहे हो कि जल्दी एक्शन करें, गांव गांव तक बिजली लेके जाएं, घर घर तक लोगों को सुविधा मिले, और उसमें कुछ कोई नचीला काम करे, कोई ठीक से काम नहीं करे, कभी कोई भ्रष्टाचार की बात आए, तो गुस्सा तो स्वाभाविक आएगा ही ना। ये बात आपकी सही है कि आपने बिजली घर घर पहुंचाई, और मेरा एक इमोशनल कनेक्ट है। मैंने भी रेलवे स्टेशन पर बैठकर पढ़ाई की है, और आपके फादर वेद जी, उनसे मेरा अच्छा परिचय था। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने भी रेलवे स्टेशन पर बैठकर पढ़ाई की थी, घर में बिजली नहीं थी। जो छोटे से घर में अम्बाला छावनी में परिवार रहता था, वहाँ बिजली नहीं थी उन दिनों, तो स्ट्रीट लाइट्स पे, कभी रेलवे स्टेशन पे, इस प्रकार से ही उन्होंने अपनी कम उम्र में स्कूलिंग करी। फिर ऑफ कोर्स उनको मौका मिला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाके इंजीनियरिंग करने का, और तब मुंबई के दरवाजे खुले, मुंबई ने उनको अपनाया। मुंबई इज़ अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, मुंबई ने अलग अलग प्रकार से उनको मौके दिए। वैसे इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा जो योगदान आज़ादी के 70 साल बाद पहली बार एक संवेदनशील प्रधानमंत्री देश को मिला, जिसके दिल में दर्द था कि हमारी माता, हमारी बहनें, हमारी बेटियों को शौचालय जैसी एक बड़ी बेसिक एमेनिटी, बेसिक नीड से भी वंचित रखा गया था। आखिर 50% देशवासी बिना टॉयलेट के, बिना शौचालय के 2014 तक खेतों में जाना बड़ी बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, और ये शर्मिंदगी पूरे देश की थी, हम सब की थी। लेकिन इतनी सरकारें आई, पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार ने सरकारें चलाई, किसके दिल में आखिर उनको वैसे समझ भी नहीं आएगा, वो तो बड़े प्रिविलेज्ड एटमॉस्फेयर में जिए हैं। ये तो मोदी जी जिन्होंने एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड में अपना जीवन बिताया, गांव के स्कूल में जाते थे, लिटरली हर छोटी मोटी तकलीफ
एक सामान्य परिवार की उन्होंने झेली, और उस संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय ये था कि आज देश में हर घर के पास इज्जत घर शौचालय है, हर घर को बिजली पहुंची है, डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक है, सड़कें गांव के घर तक पहुंची है। आज ये स्थिति है कि कोई घर नहीं बचेगा अगले 2 साल में जिसको नल से जल नहीं मिलेगा। एक प्रकार से देश के लोगों की जो सामान्य जरूरतें हैं, 3.5 करोड़ परिवारों को अपने खुद का घर एक प्रकार से लखपति बना दिया, 3.5 करोड़ परिवारों को, और पूरी सरकार झोंक जाती है प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में इस काम कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचा। इस काम करने के तरीके को सब लोग पसंद नहीं करते। आप अफसरों को रात को 12 भी उठा देते हैं, किसी को 2 बजे रात को आप फोन कर देते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बार बार हम सबको कहना रहता है कि आप जितने घंटे काम करोगे मैं उससे 1 घंटा ज्यादा काम करूंगा। और समय कम है, काम बहुत है, देश की आशाएं बहुत है, हम सबसे लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं, और मुझे लगता है हम सब में तो उपलब्ध रहना ही चाहिए 24 घंटे। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपना इंटरनल रीडिंग और फाइलें रात को करूं, थोड़ा टाइम सुधार रहा हूं। जो अफसर आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, वो इसलिए थोड़ी सर्विस में आते हैं कि रात रात जगाएंगे आप उन्हें। नहीं, हमारी कोई मंशा किसी को रात रात जगाने आपकी मंशा मैं बताया तो न सोऊंगा न सोने दूंगा। ये तो गंभीर आरोप है रजत जी। मेरा मानना है कि आज जो सरकार में भी काम कर रहे हैं उनके मन में भी ये इच्छा जागृत हुई है। आज हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी भी सरकार के आस्ते आस्ते इस नए कल्चर के साथ, इस नई सोच के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं कि हमें जनता को डिलीवर करना है। अल्टीमेटली सरकार नारे और घोषणाओं से नहीं चलेगी। वो जमाना गया जब कांग्रेस के समय एक चुनाव आता था तो अनाउंस होता था कि अब इस एरिया में रेलवे का सर्वे होने वाला है। 5 साल बाद अगला चुनाव आया तो याद आया कि अरे तो सर्वे के बाद कुछ हुआ नहीं, तो घोषणा कर दी अब ये प्रोजेक्ट अप्रूव होने वाले। फिर 5 साल बाद थोड़ा सा बजट दिया। ऐसे करते करते कई प्रोजेक्ट्स सालों साल लंबित रहते थे, लटकते फटकते रहते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कुछ भी घोषणा करने के पहले पूरी तरीके से उसको सोचे समझी रणनीति बनती है। आज तो पीएम गति शक्ति एक अति आधुनिक और विश्व में पहली बार उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है जिससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत स्पीड से, अच्छी तरीके से, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, प्लान हो सकते हैं। कहाँ रेलवे का सर्वे 2-3 साल लगता था, आज 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हो सकता है। रोड का प्रोजेक्ट बड़ी अच्छी तरीके से प्लान हो सकता है कि कोई फॉरेस्ट या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं आ जाए जो आधा अधूरा छोड़ दे। ऐसे आज जो काम करने का ढंग है उसमें दिन रात तो हम सबको काम करना ही पड़ेगा। अधिकारी भी हमारे साथ इसमें कंधे से कंधा जुड़ के। पीयूष जी, आप तो 9 साल से मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं, उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो आपको तो पता होगा कि उनके अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। वो ऊर्जा उनके संवेदनशील चरित्र का ही एक भाग है। बहुत डिसिप्लिन है। हर प्रोजेक्ट, हर प्रोग्राम जो भी लॉन्च करते हैं बहुत सोच समझ के कैसे किया जाएगा, कितने समय में किया जाएगा, कैसे जिम्मेदारी लोगों के ऊपर बांटी जाएगी, उसके ऊपर निगरानी करना। यानी मैं एक उदाहरण से आपको बताऊं उनके काम करने की शैली। सरकारी खरीद, अब सरकार में कोई पेन पेंसिल भी खरीदे या कोई भी सर्विस ले, हर एक चीज के लिए हमने एक जेम पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉन्सेप्चुलाइज किया। पूरी पारदर्शी व्यवस्था सरकारी खरीद की, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसको जेम बोलते हैं, वो आज जेम लागू किया है। अभी अभी जो वर्ष खत्म हुआ है उसमें 2 लाख करोड़ की सरकारी खरीद जेम के माध्यम से हुई। और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अनुमान है कि 40,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने का, जो एक प्रकार से जनता का पैसा है,
वो बचाने में जेम का माध्यम काम दे पाए। तो जब आप दुनिया भर में इंटरनेशनल लीडर से मिलते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर के नाते हेड ऑफ स्टेट से मिलते हैं, तो वो नहीं पूछते मोदी जी क्या खाते हैं? वो खाना सिर्फ जीने के लिए खाते हैं, वो उनके लिए भोजन या जीना खाना खाने के लिए नहीं है। हम में से कई लोग पूरे समय, और उसमें कुछ मात्रा में मैं अपने आप को भी दोषी ठहराता हूं, कि मुंबई जाता हूं तो पाव भाजी नहीं खाऊं तो मजा ही नहीं आता है। हम सबको तो लगता है कि खाने के स्वाद में हम एंजॉय करते हैं। प्रधानमंत्री जी को जितना मिनिमम खाने की आवश्यकता है उसकी आदत पड़ गई है। और आप जानते हैं नवरात्रि के दिनों में तो वो सिर्फ पानी के ऊपर 9 दिन रहते हैं। तो उनकी जो ये आस्था है, उनका जो दृढ़ संकल्प है कि हमारा जीवन पूरी तरीके से समर्पित करना है समाज को, ये उनकी ऊर्जा का सबसे बड़ा राज है। तो जैसे आपको कभी कभी गुस्सा आता है, आप अफसरों को डांटते हैं, तो मोदी जी को भी गुस्सा आता है, आपको डांटते हैं? वैसे ये आपको सुन के हैरानी होगी कि मुझे डांटा तो है नहीं आज तक कभी, पर कई बार ये सलाह जरूर दी है कि तुम डांटना बंद करो। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वभाव में डांटना है ही नहीं, वो समझाने में विश्वास करते हैं। और उनके साथ कभी आप बातचीत करो, कभी कोई प्रेजेंटेशन दो, कभी मीटिंग हो या 1 घंटे की चर्चा हो, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत कम बोलते हैं। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा 1 घंटे में वो बोलते नहीं है। उसमें इंप्रेशन तो ये है कि उनके सामने कोई बोल ही नहीं सकता, वही बोलते हैं, सब सिर्फ सुनते हैं। वैसे तो कई सारे ऐसे गलत इंप्रेशन फैलाने की कोशिश की जाती है, पर रजत जी मेरा पूरा विश्वास है कि भारत की जनता में कोई डाउट नहीं है उनके प्रति, कोई उनके मन में दुविधा नहीं। भारत की जनता ने उनके काम करने की श्रेणी देख रखी है। और जब परीक्षा पे चर्चा करने, जब हमारे युवा युवतियों के साथ प्रधानमंत्री जी आते हैं, जब अलग अलग फोरम पे प्रधानमंत्री जी हमारे खिलाड़ियों को मिलते हैं या हमारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को मिलते हैं, हमारे इनोवेटर्स को मिलते हैं, हमारे उद्योजकों को मिलते हैं, हमारे किसानों के साथ संवाद करते हैं, उन सबका अनुभव यही रहा है कि प्रधानमंत्री जी इज अ गुड लिसनर। और वो नए नए आइडियाज में आपको जोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर थोपते हैं, पूछते हैं कि आपने इसके बारे में क्या सोचा है, आपकी क्या रणनीति है। अच्छा, इस तरीके से भी जरा सोच के देखिए। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कुछ कार्यक्रम थोपते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी अपना थोड़ा ओवर टाइम दिमाग चलाइए। तो पीयूष जी, आप जो मोदी जी के बारे में कह रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमारे जो विरोधी दल वाले हैं वो क्या कहते हैं, उसको लेकर कुछ इल्जाम मेरे पास में है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जाम और सवाल आपका एक और। पीयूष जी, प्रियंका गांधी कर्नाटक में आजकल कैंपेन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में तरह तरह के चोर हैं, कोई दुकान में चोरी करता है, कोई घर में चोरी करता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, ये बीजेपी के नेता, जो सरकारें चुरा लेते हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं केंद्र सरकार में मंत्री पीयूष गोयल। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर इल्जाम है कि इनकी पार्टी पैसे के दम पर राजनीति करती है। पीयूष जी, प्रियंका गांधी कर्नाटक में आजकल कैंपेन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में तरह तरह के चोर हैं, कोई दुकान में चोरी करता है, कोई घर में चोरी करता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, ये बीजेपी के नेता, जो सरकारें चुरा लेते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि भारत में चोरों की संख्या कम है और ईमानदार लोगों की संख्या ज़्यादा है। शायद प्रियंका गांधी जी का खुद का स्वयं का अनुभव ये रहा होगा कांग्रेस पार्टी में कि लोग चोरी चकाटी करते हैं। और
प्रियंका गांधी जी बात कर रही थी कि कर्नाटक में हमारी सरकार थी और बीजेपी ने हमारे एमएलए चुरा लिए। मतलब आप ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो चोरी करने के लिए बैठे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसे उम्मीदवार रखे हैं तो मैं समझता हूं कर्नाटक की जनता ने तो एक भी एमएलए उनका चुन के नहीं लेकिन भेजना पीयूष जी, चाहिए। तो बार बार होता है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी, आपने 40 एमएलए चुरा लिए। नहीं, हमने तो कोई किसको चुराया नहीं। आप सोचिए, अगर 54 एमएलए में से 40 एमएलए चाहें कि हमें मुक्ति चाहिए एक भ्रष्ट नेतृत्व से, हमें मुक्ति चाहिए एक नाकाम नेतृत्व से, एक नाकाम सरकार से, तो असली शिवसेना तो 40 एमएलए वाली है ना। नहीं, वो जो गिने चुने हम दो, हमारे दो वाले लोग रह गए, वो थोड़ी सेना है। हमने तो चुराए नहीं। मैं समझता हूं कि जो थोड़े बहुत रह गए उनको चुरा के रखा गया। चुराया नहीं, खरीदा 50-50 करोड़ देके। अगर वो तो कहते हैं 50 खोखा। ऐसा है कि मुझे तो ये सब ये शब्दावली मुझे मालूम नहीं है, आज आपकी अदालत में हम सुन रहे हैं, लेकिन शायद महाविकास आघाड़ी के नेताओं के लिए तो ये रेगुलर प्रैक्टिस होगी। उनके लिए ये सब बड़े बड़े आंकड़े, बड़े बड़े काम, मुझे तो इतना मालूम है। खोखा मतलब करोड़ ना। 50 खोखा मतलब 50 करोड़। हाँ, तो करोड़ तो मेरे को तो सीधा दिखता है 3.5 करोड़ लोगों के घर में मुफ्त में बिजली गई। मुझे तो ये दिखता है कि 11.5 करोड़ लोगों के घर में कुकिंग गैस कनेक्शन गया। जी, ये सारे मुझे तो MLA वो आंकड़े में खोखा दिखता है। जो लोग ये आरोप लगाते हैं उनसे पूछा जाए कि उनके पास ये खोखे और खोखा कहां से आते हैं। ये खोखली बातें करके फायदा नहीं। भाई ये तो नहीं हो सकता ये सारे एमएलए मुफ्त में गुवाहाटी चले गए, मुफ्त में शिवसेना छोड़ के शिंदे जी के साथ आ गए। कुछ तो लिया होगा। देखिए, ऐसा है, उनको जब पीड़ा बहुत ज्यादा होती है ना, और उस पीड़ा का काफी बार हमने अनुमान देखा है। हेमंत बिश्वा शर्मा जी आसाम के वरिष्ठ नेता थे। जब एक व्यक्ति अपने नेता के साथ वर्षों वर्षों तक उम्मीद भी कर सकता है कि मैं कभी नेता को मिलूं भी, और फिर एक दिन चमत्कारी दिन आता है कि उनको अपने नेता के घर जाके उनको मिलने का मौका मिले, और उस दिन भी वो नेता अपने कुत्ते के साथ खेल रहा हो और इतने वरिष्ठ नेता का अपमान करे, तो अपमान सहने के लिए राजनीति में अच्छे लोग नहीं आए। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की इज्जत करती है। और आज हेमंत बिश्वा शर्मा जी को पूछ लो, क्योंकि आपने गुवाहाटी का जिक्र किया, कि जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो कैसा सम्मान मिला उनको, कैसा उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको मौका मिला जनता की सेवा करने। आज तो सुन रहे हैं कि अजीत पवार को सम्मान देने वाली है बीजेपी। वो आएंगे और एनसीपी अपने साथ लेके आएंगे। भाई ये कमाल की पार्टी है, जहां पे नेता बोलता है कि मैं रिजाइन कर रहा हूं या रिटायर हो रहा हूं, फिर एक ढोंग रचा जाता है, फिर उसके बाद फिर सब सुलह मशुरा होता है। और इस सिलसिले के घोर खिलाफ है भारत की जनता, और उसका जवाब भारत की जनता देगी। हमें कौन हमारे साथ आता है नहीं आता है उसके लिए हमें नहीं चिंता करनी पड़ती है। नहीं, इसलिए अच्छे लोग हमारे साथ स्वाभाविक रूप से अपने आप जुड़ देख, जाते हैं। आप महाराष्ट्र की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, तो वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। शिंदे जी के साथ अगर बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो नुकसान हो सकता है, इसलिए अजीत पवार साथ आ जाएं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना के नेता हैं, और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार मजबूती से महाराष्ट्र में लोगों की सेवा कर रही है। आप आके देखिए जिस पेस पे महाराष्ट्र में डेवलपमेंट, विकास, प्रगति हो रही है। आप हर कोने में देखेंगे कहाँ मेट्रो की लाइन लग रही है, कहाँ ट्रांस हार्बर लिंक लग रहा है, नागपुर से मुंबई जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे सुपर एक्सप्रेस स्पीड पे चल रहा है। एक एक हमारे धार्मिक और तीर्थ स्थल का विकास हो रहा है। जिस प्रकार से देश के महाराष्ट्र प्रदेश के गांव-गांव तक नई आधारभूत सुविधाएं पहुंच रही है, एक फ्रेंजी के साथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जनता की सेवा कर रहे हैं। आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं, शिंदे जी और फडणवीस जी
मिलके शिवसेना भाजपा की सरकार चलाएंगे। बड़ी मजबूत सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में और अगला चुनाव महाराष्ट्र भी की जीतेंगे। सेवा करेंगे। अगला चुनाव भी जीतेंगे। अगला चुनाव स्वीप करेंगे। महाराष्ट्र की जनता इतनी त्रस्त थी विकास आघाड़ी से। राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसलिए जीतती है क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है, करोड़ों रुपए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को मैं तो जानता नहीं हूँ व्यक्तिगत रूप से, आप शायद जानते हो। अगर आप या माननीय जज साहब उनको सलाह मशुरा दे सके तो उनको एक ही दी जाए कि वो भारत की जनता का अपमान करना बंद करें। वो अपने खुद के एमएलए का तो अपमान करते हैं, अपने खुद के मुख्यमंत्रियों को बार बार अपमान करते ही हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के कार्यकाल में कितने मुख्यमंत्रियों के साथ अपमान हुए, कितने मुख्यमंत्रियों को ओवरनाइट निकाल दिया गया, कितने मुख्यमंत्रियों की सरकारें ध्वस्त कर दी गई। वो तो कांग्रेस का काम करने का ढंग है। पर अपने खुद के पार्टी का अपमान करे वो जाने, उनके पार्टी के लोग जाने। भारत की जनता का अपमान ना करें, क्योंकि इलेक्शन भारत की जनता के बलबूते पे हम जीतते हैं। भारत की जनता के वोट से मोदी जी को आज 303 सीटें भाजपा अकेले मिली है। पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार इस जनता ने हमारे को दी है। मोदी जी के प्यार पे, उनके ऊपर विश्वास करके दी है। जनता का अपमान करना कृपया राहुल गांधी जी बंद करें। ये सवाल क्योंकि आपसे इसलिए पूछते हैं कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी के पास फंड्स होते ही नहीं थे। जब पीयूष गोयल ट्रेजरर बने, उन्होंने अपने सारे बड़े बड़े कनेक्शन, उद्योगपतियों के कनेक्शन का इस्तेमाल किया और बीजेपी के बाद बहुत फंड आ गए। अब चुनाव में बीजेपी को पैसे खर्च करने में दिक्कत नहीं होती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पैसा जो आता है वो ईमानदार व्यवस्था से आता है। भारतीय जनता पार्टी का पैसा आता है तो सीधा बैंक के खाते में जाता है। भारतीय जनता पार्टी में जब कोई डोनेशन देता है तो वो कोयले की खदान के सामने नहीं होता है, क्विड प्रो को नहीं होता है। वो आउट ऑफ अ फीलिंग के देश में अच्छी है, उनके मन में जब चेष्टा होती है, इच्छा होती है कि एक अच्छी सरकार काम करे, उसके लिए आता है और वो सीधा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। इसलिए आप सबको देखने को मिलता है। इन पार्टीज ने जवाब देना चाहिए कि इनके यहाँ जब कलेक्शन होती है पार्टी फंड की तो पैसा कहाँ जाता है। वो खुद की जेब में जाते हैं या पार्टी फंड में आते हैं? क्योंकि पार्टी फंड में आते हैं तो चेक से वो क्यों नहीं लेते हैं पार्टी फंड में, बैंक के माध्यम से क्यों नहीं डालते हैं पार्टी फंड में? ये सवाल तो वास्तव में इन पार्टियों को जवाब देना होगा। राहुल जी ये कहते हैं कि बीजेपी जो नीतियां बनाती है वो 4-5 उद्योगपतियों को सपोर्ट करने वाली होती है, इसलिए पैसा आता है। मैं बहुत दावे के साथ आज कह सकता हूं आपकी अदालत में कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसकी सरकार में कोई आज देश का उद्योगपति ये कहे कि उसको इस पार्टी से, इस पार्टी की कोई सरकार से फेवर मिला हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हो बिना ड्यू प्रोसेस, बिना पारदर्शी मौका हर एक को मिलने के, ऐसा एक भी इंस्टेंस कोई सामने पेश करे। देखिए, वो तो रोज गिनाते हैं कि अडानी को पोर्ट भी दे दिए, एयरपोर्ट भी दे दिए, माइंस भी दे दी, गैस भी दे दी, पावर भी दे दी, सब कुछ अडानी को दे दिया। जब पोर्ट की बात आती है तो वो पोर्ट तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनको मिला था, तो उसका जवाब तो खुद ही दें कि वो पोर्ट कैसे अडानी जी को मिला। राजस्थान में उनका सोलर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो कौन बाजू बाजू में बैठा था? राजस्थान के मुख्यमंत्री, और वो बैठ के क्या बात कर रहे थे उसका खुलासा कर दें, क्योंकि हमने तो कोई ऐसे जमीन उनको दी नहीं कि लो ये आपकी जमीन, आप यहाँ पे प्लांट लगाओ। हर एक चीज एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ड्रिवन इस सरकार ने की है। आज तक कोई आरोप ऐसा नहीं लगा है कि सरकार से ये बेनिफिट मिला है। एयरपोर्ट की आपने बात की, पारदर्शी व्यवस्था से उसको एयरपोर्ट का मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट देना था, वो बिड आउट हुए, कई कंपनियों से बिड किया। अगर उनका बिड देश के हित में हो, सबसे ज्यादा बिड हो, तो वो जीत जाएंगे। अगर कोई और बिड में कोई और जीतता है तो उनको मिल जाता है। तो ये तो एक बिडिंग प्रोसेस में हर एक को छूट है। अगली बार रजत जी आप भी बिड करना।
लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में गौतम अडानी पर बहुत तरह के इल्ज़ाम लगे हैं। आप तो बैंकिंग के, फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, आप समझते होंगे वो गंभीर इल्ज़ाम हैं। जो आरोप लगाए हैं उसके ऊपर जरूर इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, जांच कमेटी बैठी है, देखते हैं वो क्या निकालती है। लेकिन इस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से डगमगाने की कोशिश अगर विदेशी शख्स कर रहे हैं तो ये एक बहुत गंभीर विषय है और इस पे भारत के अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी लोगों ने चिंता करने की अब आवश्यकता। तो शरद पवार ने भी कहा कि ये अपने फायदे के लिए रिपोर्ट निकाली उन्होंने। स्वाभाविक है, वो असलियत है, उन्होंने जो असलियत है वो देश के सामने रख ली। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में पीयूष गोयल पर इल्जाम और सवालात का एक और। वो कहते मेरे घर पर आपत्ति है लेकिन प्रधानमंत्री के लिए आवास बन रहा है 1200 करोड़ रुपए का, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर इल्जाम है कि इनकी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पीयूष जी, राहुल गांधी बड़े साफ साफ लफ्जों में कहते हैं कि मोदी जी ने देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी है, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। वो पार्लियामेंट में बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उनको अपनी बात कहने के लिए लंदन जाना पड़ता है। लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होती है। ये कब हुआ था? इमरजेंसी में हुआ था। लोकतंत्र पे जब तब खतरा होता है जब फंडामेंटल राइट्स, लोगों के अधिकार के ऊपर ताला लगाया जाता है, उसको नजरअंदाज किया जाता है। ये कब हुआ था? इमरजेंसी में हुआ था। लोकतंत्र तब मरता है, लोकतंत्र पे तब खतरा है जब लाखों समाज सेवी कार्यकर्ताओं को भिन्न भिन्न पार्टियों के बिना कोई कारण, बिना कोई लीगल प्रोसेस, बिना कोई अदालत में न्याय जेलों में भरा जाता है। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, नानाजी देशमुख, बड़े बड़े नेता मोरारजी देसाई, चरण सिंह जी, इस देश के सभी विपक्ष को, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हो, चाहे पुरानी कांग्रेस के हो, चाहे भारतीय जनसंघ के हो, सभी को एक साथ लाखों लोगों को जेल में डाल के विपक्ष को ध्वस्त करने की कोशिश की जाए, तब लोकतंत्र पे खतरा है। अब वेरी फैक्ट कि आप ये सवाल मुझे आप पूछ सकते हैं, वेरी फैक्ट कि कांग्रेस पार्टी बेबुनियाद अनाप शनाप आरोप लगाती है और वो आप टीवी पे दिखाते हो। लोकतंत्र तो जीवित नहीं है, लोकतंत्र तो मोदी जी के राज में और ज्वलंत होते जा रहे हैं, और ज्यादा तेज। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक छोटा सा केस था, उसकी वजह से उनकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप खत्म कर दी। पार्लियामेंट की मेंबरशिप गई, 24 घंटे के अंदर मकान खाली करा लिया। ये लोकतंत्र है? अब जो दोषी है, जो गुनाह करेगा, फिर वो चाहे आजम खान हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो या राहुल गांधी जी हो, जो दोषी पाया जाएगा, देश का कानून है, देश के कानून में बनाने में, इस पर्टिकुलर कानून में बनाने देखिए, में, कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि इनके परिवार ने बलिदान दिए हैं, इंदिरा जी का बलिदान, राजीव जी का बलिदान, अब इनके साथ ऐसे व्यवहार थोड़ी हो सकता है। मैं तो हैरान था जब प्रमोद तिवारी जी राज्यसभा में उपनेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने टेलीविजन पे एक इंटरव्यू में ये बात रखी कि गांधी परिवार के लिए जब सेंटेंसिंग हो, चाहे वो कुछ गुनाह कर ले, कितने भी दोषी पाए जाएं, पर जब सेंटेंसिंग होती है तो गांधी परिवार के लिए अलग कानून बनना चाहिए। अब आप में से कोई इस बात से सहमत हो सकता है क्या?
उनकी सोच में एक परिवार सर्वप्रथम और उसके पीछे 1 से 100 अंश तक एक ही परिवार, और भारत की जनता तो किधर पीछे पड़ी है। देखिए बिना कुछ उनका तर्क ये है कि उन्होंने अडानी के बारे में मोदी जी से सवाल पूछे, पार्लियामेंट में इल्जाम लगाए, इसलिए उनकी बोलती बंद कर दी गई, इसलिए उनकी मेंबरशिप चली गई, इसलिए उनका घर छीन लिया। देश के कानून व्यवस्था की इज्जत करनी चाहिए। आखिर आप मानहानि करो किसी की, या आप में से किसी की मानहानि हो, तो आपको भी गुस्सा आएगा ना। अगर मानहानि करने के बाद आप सीना चोरी करो, जब कोर्ट आपको मौका दे रहा है, आपको कह रहा है माफी मांग लो, माफी मांग के खत्म होती बात, आप पूरे समाज को एक प्रकार से इंसल्ट करो, पूरे ओबीसी समाज को एक पूरे समाज की अवमानना करो, और फिर आप सीना चोरी करो कि नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगा। देखिए वो यही तो कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं मोदी जी से डरता नहीं, मोदी जी मुझसे डरते हैं। उन्होंने मोदी जी का अपमान सिर्फ नहीं किया था, उन्होंने सभी लोग, और ओबीसी कम्युनिटी के लोग होते हैं जिनका सरनेम मोदी होता है, उन्होंने कहा जितने लोगों का सरनेम मोदी है उन सबका अपमान किया था। ये देश की जनता देख रही है उनके व्यवहार को। उन्होंने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की, बहुत मेहनत की, अपनी छवि चमकाई। अब जिनको आप पप्पू कहते थे उनको लोग तपस्वी कहने लगे। अब मैं कर्नाटक में देख रहा हूं और अब मुझे समझ में आ रहा है कि असलियत क्या थी। असलियत ये थी कि वो भारत जोड़ो नहीं, उनकी कांग्रेस पार्टी जोड़ने में लगे हुए थे, मुश्किल में पड़े हुए थे, क्योंकि कर्नाटक में 3 दावेदार हैं मुख्यमंत्री के लिए। सिद्धारमैया जी छोड़ने को तैयार नहीं है, कहते हैं मुझे एक बार और बनना है मुख्यमंत्री। शिव कुमार जी अपनी आकांक्षा बंद नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, वो कहते हैं मैं ही हूं जो मुख्यमंत्री बनूंगा। अब अखिल भारतीय अध्यक्ष भी कूद पड़े हैं वहां पे, वो कहते हैं कि अरे इन दोनों की लड़ाई छोड़ो, मेरे पास तो पूरा अधिकार है कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते, मैं ही उपयुक्त हूं। तो अब इन तीनों को जोड़ने का प्रयास था भारत जोड़ो यात्रा। यहां तक कि गुजरात जहां चुनाव चल रहा था वहां तो घुसे भी नहीं। और अब मैं कर्नाटक का चुनाव देख रहा हूं, राहुल गांधी जी नजर नहीं आ रहे हैं। आपने देखा क्या? बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी खुद की पार्टी बोलती है कि आप मत आइए, आप आते हैं तो जो मार्जिन ऑफ डिफीट से हम हारने वाले हैं वो और बढ़ जाएगा। नहीं, वो कैंपेन तो कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ज्यादा कैंपेन कर रही हैं। आप भी शायद प्रियंका को ज्यादा देख रहे हैं, राहुल को नहीं देख रहे। अब हम तो वो देखते हैं जो आप दिखाते हैं, हमें तो राहुल गांधी जी दिख नहीं रहे हैं कैंपेन में। लेकिन पीयूष जी, एक तो बात सही है कि जो भी मोदी सरकार का विरोध करता है उसके घर सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया, कोई बेईमानी की, कोई डाका मारा, कोई चोरी की, कोई सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया, कोई भ्रष्टाचार किया, तो आप बताइए कि देश का कानून काम करेगा या नहीं करेगा? देश की कानून व्यवस्था है, इंडिपेंडेंट है। आप मुझे बताइए, अगर गलत सीबीआई ने केस किया होता तो क्या मनीष सिसोदिया जी को अभी तक कोर्ट से राहत नहीं मिलती? वो कट्टर ईमानदार हैं। वो कट्टर ईमानदार है, वो सेल्फ सर्टिफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं सर्टिफाई कर रही है। उनके उन पर रेड हुई, घर पे रेड हुई, बैंकों में रेड हुई, लॉकर को देखा गया, कुछ नहीं मिला मनीष सिसोदिया के पास से। तो उन्होंने अपने घर पे नहीं रखा होगा। कहाँ रखा है वही ढूंढने का काम सीबीआई ईडी जो व्यवस्था है उनको करना पड़ता है। अपना काम कर रही है। अगर उनको डर नहीं है, अगर चिंता नहीं है, तो क्यों इसकी परेशानी है? अगर सीबीआई आई और कुछ सवाल पूछे तो जवाब दे दे। पर अगर कोर्ट ने अभी तक राहत नहीं दी, अगर उनके 2 मंत्री महीनों से जेल में है, तो उसके बारे में जनता भी तो सोच रही है ना कि आखिर देश की कानून व्यवस्था है। उच्च न्यायालय तक गए, उच्च न्यायालय को भी
आखिर कुछ कागजों में, कुछ दस्तावेजों में मिला होगा जिसके कारण उनको रियायत नहीं मिल रही है। तो आप खुद विचार करिए कि खुद सर्टिफिकेट देने से कोई ईमानदार नहीं होता है। जब जनता विश्वास करती है, जब जनता को दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार है, तब वो अधिक सीटें देके 2019 में बेबुनियाद इल्जाम सब छोड़ के मोदी जी को 303 सीटें देके पुनः एक बार चुन के भेजते। लेकिन अब तो आप केजरीवाल जी को भी परेशान कर रहे हैं। अगर एक मुख्यमंत्री ने अपने मकान के रेनोवेशन में खर्चा कर लिया तो क्या हो गया? देखिए, मूल बात पे आइए, मूल विषय क्या है। चुनाव के पहले उन्होंने दावा किया कि शीला दीक्षित जी ने एयर कंडीशनर लगाए हैं, मैं तो उनको भी हटा दूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं साधारण घर में रहूंगा। यहां तक मैंने सुना था शायद उन्होंने कहा था मैं तो झुग्गी झोपड़ी में रहूंगा, मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, अब कहते तो सरकारी बहुत सारी घर बातें साधारण रखूंगा। अब पता नहीं वो सब बातें कहा गई। अब खुद का घर तो छोड़ो, आसपास के भी जितने घर है उनको भी अपने घर के साथ जोड़ लिया। लेकिन आपकी सरकार ने भी तो सेंट्रल विस्टा बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सेंट्रल विस्टा एक व्यक्ति नहीं कोई इस्तेमाल करता है। इसमें जो दफ्तर बनेंगे वो दफ्तर में भारत के सभी अधिकारी काम करेंगे। केजरीवाल जी ने घर बनाया है, वो भी इसीलिए बनाया है कि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें, ज़्यादा एफिशिएंटली दिल्ली के लोगों की सेवा कर सकें। वो कहते मेरे घर पर आपत्ति है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए आवास बन रहा है 1200 करोड़ रुपए का, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो ये पूरी अनाप शनाप बेबुनियाद बात है। प्रधानमंत्री जी के लिए कोई इतने पैसे खर्च के कोई आवास नहीं बन रहा है। प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति, इन सबको पार्लियामेंट संकुल और राष्ट्रपति भवन के संकुल में लाने का एक प्रयास है, जिससे लोगों की असुविधा भी कम होगी, उनकी सुरक्षा भी ठीक रहेगी। और मैं समझता हूँ हम सब मानेंगे कि आज देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा हम सबके लिए अमूल्य है। और रही बात केजरीवाल जी के घर की, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो घर अच्छा बना है, पर लोगों को बेवकूफ ना समझे, लोगों को झूठ और बेबुनियाद बातों से भ्रमित करने की ना कोशिश करें। ये ना करें कि चुनाव के पहले मेरा कहने का काम कुछ और, चुनाव के बाद करने का काम कुछ और। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, केजरीवाल जी जो कहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत करते हैं। और लोगों का विश्वास, मोदी जी ने लोगों का विश्वास कमाया है, केजरीवाल जी ने पूरी तरीके से जनता का विश्वास मट्टी में मिला दिया। क्योंकि बहुत सारे सवाल आपसे पूछे हर तरह के, और आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, किसी चीज़ को टालने की कोशिश नहीं की। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज राहुल देव का फैसला आज के मुकदमे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर। उनसे पूछा परिवारवाद के बारे में, उनसे पूछा लोकतंत्र की हत्या के बारे में, उनसे पूछा पैसे की राजनीति के बारे में। आपकी अदालत में अब वक्त है आज के जज वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव के फैसले का। आज के जज के रूप में बड़ी मुश्किल थी। आपकी अदालत में आज के जो अभियुक्त हैं पीयूष गोयल, उन पर मुकदमे की शायद सबसे खास और रोचक बात ये रही कि जनता के कुशल वकील रजत शर्मा को अभियुक्त पर लगाने के लिए कड़े सवाल और आरोप खोजने में ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। एक राजनीतिज्ञ के लिए ये दुर्लभ बात है। नतीजतन पीयूष गोयल हर आरोप और सवाल को अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेषताओं और उपलब्धियों के बखान के मौके में अपने हंसमुख, विनम्र और अनाक्रामक तरीके से बदलते चले गए। तो इसकी उन्हें बधाई दी जानी चाहिए। वो अभियुक्त तो थे ही खैर, लेकिन वकील बहुत अच्छे साबित हुए। मुकदमे के दौरान पीयूष गोयल ने अपने को अपने नेता का भरोसेमंद हनुमान और अपनी सरकार तथा पार्टी का कुशल प्रवक्ता भी सिद्ध किया है। अदालत पीयूष गोयल को बाइज्जत बरी करती है।
आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया पीयूष गोयल पर, और उम्मीद है कि पीयूष गोयल ने जो वादा किया है आने वाले 25 साल में देश का भाग्य बदलने के लिए वो इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, दिन रात काम करते रहेंगे। आपकी अदालत में मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले सप्ताह एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।